हेलो बच्चों, आज से हम लोग पॉलीमर स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम जब तक लॉकडाउन में है तब तक हम सारे इजी चैप्टर्स देख लेंगे, ताकि जैसे ही लॉकडाउन खुले तब हम एकदम से ही अपने ऑर्गेनिक के टॉपिक पे आएँ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हम लोगों को मतलब मेरे को बोल रहे हैं कि भैया आप ऑर्गेनिक कराओ। बट बच्चों, अभी मैं अगर आपको ऑर्गेनिक करा दूंगा तो आप डाउट्स किस तरीके से लोगे, इसकी प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम ऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते। जब तक लॉकडाउन में है तब तक हम सारे इजी चैप्टर्स कर लेते हैं, ताकि आपका बर्डन थोड़ा कम हो जाए। क्योंकि जब हम लॉकडाउन खुलेगा तभी हम खुलते के साथ ही हम सारे बड़े बड़े चैप्टर्स पे आएंगे और सीधा अपने सिलेबस को ख़त्म करेंगे। ठीक है बच्चों, और सिलेबस की टाइमिंग की चिंता मत करो। सिलेबस का टाइमिंग वही है जो हर साल होता है। आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम पे ही ख़त्म होगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को चिंता होगी कि सिलेबस कब खत्म होगा, सिलेबस कब खत्म होगा। ठीक है, तो सिलेबस टाइम पे ही खत्म होगा, अक्टूबर नवंबर में। जिस टाइम पे हम हर साल ख़त्म करते हैं उसी टाइम पे ख़त्म करेंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पॉलीमर्स को, और इसके अंदर हम सारी चीज़ें देखते हैं कि किस तरीके से हमें वर्क करना है, और बाकी सारी चीज़ों की आप लोग टेंशन मत लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो पॉलीमर्स से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि पॉलीमर्स होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो पॉली का मतलब ही लग रहा है जैसे मैनी, और मर का मतलब होता है सिंगल यूनिट। तो पॉलीमर्स का मतलब क्या हो गया, मैनी सिंगल यूनिट। मतलब बहुत सारे सिंगल यूनिट्स को जब हम मिला देते हैं तो वो आपका क्या बन जाता है, पॉलीमर। तो पॉलीमर का मतलब समझ में आया बच्चों, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, मैनी सिंगल यूनिट्स। तो बहुत सारी यूनिट्स को मिला करके सिंगल यूनिट बनता है। अब पॉलीमर होता क्या है, पॉलीमर बच्चों आपका वो एग्जाम्पल है जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो। जैसे कि भैया आप क्या क्या कहना चाहते हो बच्चों, पॉलीमर आपका वो एग्जाम्पल है जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो। अब जैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, यहाँ देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हुई हैं, आपको दिख रहा हो यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल प्लास्टिक की जगह पे मैंने बकेट और मग्स लिखे हैं। बकेट मग मतलब जो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हो, अगर नहाते होगे तो पक्का पता होगा कि भाई बकेट और मग क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो प्लास्टिक के बाद फाइबर के बाद प्लेट्स कौन सी, मेलामाइंस की प्लेट होती हैं। ठीक है, एंड टॉय। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीमर्स। मैंने कुछ ही एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, क्लोथ हो गए और पॉलीबैग्स हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, ये आपके पॉलीमर्स के एग्जाम्पल है। मतलब जो आप डेली लाइफ में डेली आप देखते हो वो सब क्या है, आपका पॉलीमर्स है। तो ये सारे पॉलीमर्स हो गए। अच्छा, पॉलीमर्स आपके बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो वो हमें सारे टाइप्स देखने हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमारी पिछले दिनों में डिलीट थी, वो इस साल इन चैप्टरों में इंट्रोड्यूस हुई है, क्लासिफिकेशन। तो इन क्लासिफिकेशंस को हम बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे कि एक एक क्लासिफिकेशन किस तरीके से होती हैं। तो मेरे हिसाब से पॉलीमर आप लोगों को समझ में आएगा। पॉलीमर का मतलब क्या होता है, मैनी सिंगल यूनिट। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स को मिला करके एक बड़ा पॉलीमर बनता है। ठीक है, तो अब पॉलीमर समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक मोनोमर लिखा हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोमर। देखो पॉलीमर मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। तो मोनोमर क्या होता है, मोनो मतलब सिंगल, और मर का मतलब रिपीटिंग यूनिट। तो मतलब सिंगल रिपीटिंग यूनिट। मोनोमर में क्या होता है, एक सिंगल रिपीटिंग यूनिट किसी भी जैसे पॉलीमर आप बना रहे हो तो मोनोमर होता है एक सिंगल यूनिट। मोनोमर क्या होता है, सिंगल यूनिट। और उस पॉलीमर में इस सिंगल यूनिट के रिपीटेशन, मतलब ऐसे बहुत सारे मोनोमर्स, मतलब एक सिंगल यूनिट होगा। बच्चों समझने की कोशिश करो, मोनोमर का मतलब क्या होता है, जैसे एक सिंगल यूनिट है आपके पास, और वही सिंगल यूनिट अगर बार बार रिपीट होती जाए और एक ही चेन के अंदर, तो वो क्या बना लेती है, पॉलीमर। तो मैनी सिंगल यूनिट तो पॉलीमर हो जाता है, और एक सिंगल यूनिट है तो वो मोनोमर हो जाता है। तो आई बात समझ में। और सिंगल रिपीटिंग यूनिट को आप क्या बोलते हो, जो सिंगल रिपीटेड यूनिट होती है किसी भी मोनोमर के अंदर, किसी भी पॉलीमर के अंदर, वो आपका मोनोमर होती है। आई बात समझ में। तो दिस इज द मोनोमर। बट इतने से काम नहीं चलेगा, इसलिए मैंने आप लोगों को इन सब की डेफिनेशंस लिखवाई हुई हैं, और एक एक करके हम छोटे छोटे सब टर्म्स देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हम सबको डिफाइन करते हैं। तो सबको देख लेते हैं कि एक बार। व्हाट इज पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है, वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स have high molecular mass, very large molecules have high molecular mass are referred to as a polymer। मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके जिनका मॉलिक्यूलर मास हाइयर हो जाता है, आर रेफर टू एज अ पॉलीमर। मतलब एक मॉलिक्यूल है, उनको सबको जोड़ दिया तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, और जो बड़े मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, हाइयर। तो वो जो हाइयर मॉलिक्यूलर मास जो बनेगा, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। उसको क्या कहा जाएगा, पॉलीमर। तो मेरे हिसाब से पॉलीमर समझ में आएगा। अच्छा बच्चों, ये जो नोट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं ये सारे एनसीईआरटी के हैं,
टॉपिक्स हैं, ठीक है। एनसीईआरटी वाइज बनाया है मैंने नोट्स, तो इसलिए आपको एनसीईआरटी देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत ही कॉम्पैक्ट वे में ये नोट्स बनाए हैं। लोग बोलते हैं कि पॉलीमर्स के लिए सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लो तो काफ़ी है। आपके लिए जो नोट्स मैंने बनाए हैं सारे एनसीईआरटी से ही बनाए हैं, तो आपको बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये नोट्स देख लो तो आपके टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये डेफिनेशंस नहीं आने वाली, आपको इसमें से मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। और इस साल एक जो नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, शायद वो टॉपिक भी आपको पेपर के अंदर आए, तो वो टॉपिक भी हम देख लेंगे। उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन, तो वो भी देखेंगे एक एक करके। बट अभी हम ये छोटे छोटे टर्म्स देख लेते हैं कि ये टर्म्स है क्या। पॉलीमर्स देख लिया, तो वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास आर रेफर्ड टू एज अ पॉलीमर। इसके बाद क्या आता है, मैक्रोमॉलिक्यूलर क्या होता है, द स्ट्रक्चरल यूनिट्स व्हेन जॉइंड ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूलर। मतलब क्या, जैसे हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो जब वो स्ट्रक्चरल यूनिट, मतलब आप इसे पॉलीमर भी कह सकते हो। तो जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, जब हम उनको ज्वाइन कर देते हैं लार्ज स्केल पे, जब स्ट्रक्चरल यूनिट्स को ज्वाइन कर देते हैं लार्ज स्केल पे, तो वो क्या बन जाता है, मैक्रो मतलब लार्ज स्केल, जिनको हम देख सकते हैं। माइक्रो नहीं, मैक्रो मतलब होता है जो लार्ज स्केल पे बनाई जाती है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट व्हेन ज्वाइंड ऑन लार्ज स्केल आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूलर। तो दीज आर द मैक्रोमॉलिक्यूलर। अब मोनोमर मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, बट सिंपली हम एक बार मोनोमर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए मोनोमर क्या होता है। दीज स्ट्रक्चरल यूनिट्स, जो ये स्ट्रक्चरल यूनिट्स आप बता रहे हो, जिनको ज्वाइन करके हम लार्ज स्केल पे माइक्रोमॉलिक्यूल बना रहे हैं, दीज स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर ज्वाइंड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। मतलब ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट हैं ये सिंपल मॉलिक्यूल से बनती हैं, नोन एज मोनोमर्स। मतलब स्ट्रक्चरल यूनिट किससे बनती हैं, छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल से, और स्ट्रक्चरल यूनिट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो क्या बन जाता है, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब क्या है, मोनोमर्स को जोड़ करके स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं और स्ट्रक्चरल यूनिट्स को लार्ज स्केल पर ज्वाइन करके मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये पूरी थ्योरी समझ में आ रही होगी कि ये किस तरीके से इंटरलिंक्ड है। और उसके बाद सबसे लास्ट में जो पॉइंट आता है उसका नाम है पॉलीमराइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीमराइजेशन? इसीलिए तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चों, ये टॉपिक ही ऐसा है और इसी टॉपिक के लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो ये पॉलीमराइजेशन है क्या, वो देख लेते हैं। It is the process of formation of polymers from monomers. It is the process of formation of polymer from monomer. ठीक है, ये क्या है, प्रोसेस है जिसमें हम क्या पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम मोनोमर्स। मतलब मोनोमर्स को मिला करके पॉलीमर बनाते हैं, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स को इकट्ठा करते हैं। अब वो सेम टाइप के हो चाहे वो डिफरेंट टाइप के हो, वो तो हम बाद में देखेंगे, बट बहुत सारे मोनोमर्स को मिला करके हम क्या करते हैं, पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा कि पॉलीमर किस तरीके से वर्क करता है। तो ये कुछ सिंपल डेफिनेशंस थी ताकि मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा सकूँ कि ये सारी चीज़ें है क्या। तो मेरे हिसाब से आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको समझ में आए कि पॉलीमर होता क्या है। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं। तो हेलो बच्चों, अब हम इसमें देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है बच्चों, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग डेली लाइफ में पॉलीथीन तो यूज़ करते ही होंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने पॉलीथीन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ये किस तरीके से बनता है वो देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि पॉलीथीन किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब पॉलीथीन का बनाने का फॉर्मेशन क्या होता है, इथीन हम यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज द मोनोमर, ठीक है, और हमने कितने मोनोमर्स यूज़ किए, n नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स यूज़ किए हैं। और मोनोमर कौन सा यूज़ किया है, इथीन। अब उस इथीन को पॉलीमराइजेशन किया है, मतलब बहुत सारे मोनोमर्स लिए हैं, उसका पॉलीमराइजेशन किया। मतलब क्या, पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, मोनोमर्स को जोड़ करके पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है पॉलीमराइजेशन के अंदर। तो ये लिखना जरूरी है बच्चों, पॉलीमराइजेशन, क्योंकि हम यहाँ पे हम पॉलीमर बना रहे हैं। तो जब पॉलीमर बना रहे हैं तो मोनोमर्स का जो प्रोसेस है यहाँ पे आपके पॉलीमराइजेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इथीन से हमने पॉलीमराइजेशन किया तो हमारा क्या मिल गया, हमें पॉलीथीन। क्या मिल गया, पॉलीथीन। ठीक है बच्चों, तो अभी मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी ये चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी, तो मैं आपको ये रिएक्शन करके दिखाता हूँ। बट उससे पहले हम एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि मैं आपको दोनों ही एग्जाम्पल एक साथ समझा दूँ। अब नीचे वाली जो रिएक्शन है वो आपका है नाइलॉन 6 6। अब नाइलॉन
आप लोगों ने सुना होगा नायलॉन की वायर है, नायलॉन। तो नायलॉन की वायर दो तरीके की होती है, एक तो नायलॉन 66 और एक नायलॉन 6। तो मैं आपको दोनों सिखाऊंगा और टेंशन मत लो कि ये किस तरीके से रिएक्शंस हो रही है, रिएक्शंस की टेंशन नहीं लेनी है। रिएक्शंस मैं अपने आप से समझाऊंगा कि रिएक्शन यहाँ पे किस तरीके से वर्क कर रही है। तो यहाँ पे मैंने हेक्सा मिथाइलीन डायमीन लिया है। तो हेक्सा मिथाइलीन डायमीन का मतलब क्या है, ये देखो CH2 6 है, तो CH2 6 है तो इसे बोलते हैं हेक्सा। हेक्सा मतलब 6, मिथिलीन, मिथिलीन मतलब CH2 को मिथिलीन बोलते हैं। तो दिस इज मिथिलीन और कितने हैं, हेक्सा, तो इसे बोलते हैं हेक्सा मिथिलीन। और डायमीन मतलब 2 NH2 लगे हुए हैं, इसलिए इसका मतलब है डायमीन। तो हेक्सा मिथिलीन डायमीन। तो मेरे हिसाब से नाम को लिखना आया होगा कि 6 आपके पास CO2 है, तो इसलिए हेक्सा मिथिलीन हो गया। मिथिलीन CH2 को कहते हैं, तो हेक्सामिथिलीन। और डायमीन मतलब क्यों लिखा, क्योंकि 2 NH2 लगे हुए हैं, तो इसलिए हेक्सामिथिलीन डायमीन। ठीक है। उसके बाद जब हेक्सामिथिलीन डायमीन की जो रिएक्शन है वो हम किससे कराते हैं, एडिपिक एसिड से। किससे कराते हैं, एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड क्या होता है, एडिपिक एसिड में मतलब यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और बीच में CH2 तो दिस इज कॉल्ड एडिपिक एसिड। अब हम जब इन दोनों मॉलिक्यूल्स को एक साथ जोड़ देते हैं, मतलब पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, और पॉलीमराइजेशन करने के बाद हमारे पास ये कंपाउंड आता है। क्या कंपाउंड आएगा, ये कंपाउंड। और इसी कंपाउंड को नायलॉन बोला जाता है, नायलॉन बोला जाता है। अच्छा 66 क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको यहीं पे समझा देता हूं कि यहाँ पे इसे 66 क्यों बोला जाता है। ये देखो बच्चों, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नायलॉन। और ये 66 का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन कितने हैं, जो आपके पास यहाँ पर आपका हेक्सामाइन है, तो हेक्सामाइन के पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो यहाँ पे इसलिए पहला 6 इसलिए लिखा हुआ है, और दूसरा 6 किस लिए लिखा हुआ है, जो आपका एडिपिक एसिड वाला डेरिवेटिव है उसके पास कितने कार्बन है, 1 और 4 और 1, तो कितने, यहाँ पे भी 6 हैं। तो एडिपिक एसिड के डेरिवेटिव के पास भी 6 हैं और इसके पास भी 6 हैं, तो दोनों कार्बन्स को अलग अलग करके लिखते हैं। तो इस कार्बन को भी लिखा 6 और इस कार्बन को भी लिखा 6। तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा इस पूरे कंपाउंड का नाम क्या है, नायलॉन। और 6 क्यों लिखा, बिकॉज इधर भी कार्बन एडिपिक एसिड के पास भी कार्बन 6 हैं और आपका हेक्सामिथिलीन के पास भी कार्बन कितने हैं, 6 हैं। तो दोनों कार्बन नंबर्स को यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो ये आपका क्या बन गया, नायलॉन 6। तो मेरे हिसाब से आपको ये दोनों रिएक्शन समझ में आई होंगी। तो आप सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिएक्शन बनी कैसे। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि रिएक्शन बनी कैसे, बिकॉज आपको समझ में आना जरूरी है कि रिएक्शन हुई कैसे। तो अब आगे देखते हैं कि रिएक्शन हुई कैसे। तो बच्चों